हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन चैप्टर पंचायती राज या प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा पंचायती राज। तो इसमें सब पॉइंट हमारे पास आता है। पंचायती राज संस्थाओं के विकास हेतु उठाए गए कदम, अर्थात पंचायती राज जो संस्थाएँ होती हैं वो पिछड़ी हुई हैं या विकसित हैं, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है और उनके विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है कि विगत 5 दशकों में पंचायती राज संस्थाओं के विकास हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। पिछले कुछ अरसे से निरंतर पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया जा रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि देश की सरकार पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास के लिए एकमात्र जिम्मेदार इकाई के रूप में स्वीकार करती है। ऐसी स्थिति में जबकि ग्रामीण विकास शासन की प्राथमिकता पूरी सूची में स्थान पा रहा है, पंचायती राज संस्थाओं की अपनी अधिक बढ़ गई है। पंचायतें प्रजातंत्र का प्रथम सोपान है, ये गणतंत्र की आधारशिला है। पंचायतें ही ऐसी संस्थाएं हैं जो गांवों के विकास के लिए सीधी जिम्मेदार होती हैं। ग्रामीण धरातल पर लोगों का सीधा संपर्क पंचायतों से होता है। पंचायती राज संस्थाएं चाहें तो अपने क्षेत्र में संपूर्ण बदलाव ला सकती हैं और चाहें तो अपने क्षेत्र में पूर्णतया विकास कार्यों को अवरुद्ध कर सकती हैं। तो स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक पंचायती राज संस्थाओं के विकास हेतु जो कदम उठाए गए हैं उनका हम अध्ययन इस प्रकार से करते हैं। नंबर 1 है संवैधानिक कदम, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप। पंचायती राज को एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है और स्वर्गीय श्री के संथानम की पहल पर इसे एक बड़ी सीमा तक भारतीय संविधान में 40वें अनुच्छेद के रूप में शामिल किया गया है। इस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा तथा उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। इस संवैधानिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए भारत में राज्य सरकारों ने पंचायत समिति को लागू किया है। अपनी कुछ कमियों के बावजूद पंचायती राज संस्थाएं भारत में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन लाने वाला एक सक्षम संस्थागत ढांचा बन गया है और यह अच्छी तरह से विकास कार्यों के लिए प्रयत्नशील रहती है। नंबर 2 है बलवंत राय मेहता समिति, BR मेहता कमेटी। श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में परियोजनाओं की समिति के अध्ययन दल ने वर्ष 1957 में अपनी रिपोर्ट में स्वशासन के 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी। इस प्रकार समिति ने राजनीतिक और प्रशासकीय शक्तियों के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार प्रतिपादित किया। इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में 1959 में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई। तत्पश्चात विभिन्न राज्यों ने इस व्यवस्था को लागू किया। तो बलवंत राय मेहता समिति का मत यह था कि उत्तरदायित्व और अधिकारों के बिना प्रगति संभव नहीं होती है। जब तक कि किसी व्यक्ति को उसके कार्य के प्रति अधिकार और उत्तरदायित्व नहीं सौंपे जाते हैं तब तक वह दिल लगा करके उस कार्य के प्रति अपना पेन नहीं ले पाएगा या कार्य नहीं कर पाएगा। अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से आवश्यक अधिकारों का प्रयोग करें तथा स्थानीय प्रशासन पर लगातार सतर्क होकर निगरानी रखें। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर देश के अधिकांश भागों में पंचायत राज संस्थाओं का गठित की गई। कुल पंचायतों के अंतर्गत 90% ग्रामीण जनसंख्या आ गई और 4,974 खंडों में 4,033 समितियाँ थीं और कुछ खंडों ने जिलों और तालुकों को
यूनिट रखने का फैसला किया। कुल 399 जिलों में से 262 में जिला परिषदों का गठन किया गया। इनमें कुछ परिषदों की वास्तविक शक्ति ज़्यादा थी और कुछ कम। अब आता है टॉपिक नंबर 3, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता कमेटी। भारत सरकार ने वर्ष 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायत राज संस्था के बारे में एक समिति का गठन किया। पंचायती राज संस्था के विकास के बारे में यह एक और महत्वपूर्ण कदम था। इस समिति ने पंचायती राज को विभिन्न कार्य संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा की और इन संस्थाओं को पुनः सक्रिय बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें की। समिति की यह टिप्पणी उचित थी कि पंचायती की कहानी उतार चढ़ाव की कहानी है। यह 3 चरणों से होकर गुजरती है। वर्ष 1958 से 1964 तक विकास का चरण, 1965 से 1969 का विकास का चरण तक ठहराव का चरण और 1969 से 77 तक का पतन का चरण। अर्थात विकास, ठहराव और पतन, ये 3 प्रकार के चरणों से पंचायती राज संस्थाओं का विकास और कार्यक्रम देखा जा सकता है। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरों के पंचायत राज मॉडल तैयार करने सुझाव दिए और जिला परिषद और मंडल पंचायत। इस समिति ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रबंध पर जोर दिया और सिफारिश की कि केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के वितरण की वर्तमान योजना पर पृथक से विस्तृत विचार करना आवश्यक है। समिति की रिपोर्ट के बाद एक मॉडल विधेयक तैयार किया गया। आशा थी कि ये सभी राज्य सरकारें इस विधेयक का अनुसरण करेंगी और विधेयक को पारित कर देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नंबर 4 है राव समिति, राव कमेटी। यह समिति श्री GV.K. राव की अध्यक्षता में सन 1985 में गठित की गई थी। राव समिति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी, जैसे नंबर 1 है जिला स्तरीय प्रभावी समन्वय एवं उपयुक्त निर्देशन। नंबर 2 है निर्देशन नियोजन का विकेंद्रीकरण। नंबर 3 है राष्ट्रीय उद्देश्यों एवं जिला स्तर पर क्षेत्रीय का आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना। नंबर 5 है सिंघवी कमेटी। इस समिति का गठन 1986 में किया गया, जिसके अध्यक्ष श्री L.M. सिंघवी थे। सिंघवी समिति ने त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इस समिति ने ग्राम सभा को प्रजातंत्र की तीसरी टियर माना, जबकि लोकसभा को प्रथम एवं विद्यमान सभा को दूसरी कतार माना है। अब नंबर 6 आता है 73वां संविधान संशोधन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर्ष 1977 से 1987 तक पंचायती राज संस्थाएं उपेक्षा के दौर से गुजरी। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के निम्नलिखित टिप्पणी में से पंचायती राज के जरिए विकास कार्यों की विफलता का स्पष्ट संकेत मिलता है। विकास योजनाओं के लिए दिए गए प्रत्येक 100 रुपये में से 85 रुपये वेतन इमारत पर खर्च कर दिए गए और केवल 15 रुपये ही कार्यक्रम पर। हम यह नहीं कह सकते कि अगर योजना की जड़ें गाँवों में व सबसे गरीब लोगों के घरों में नहीं हो तो योजनाओं का लाभकारी और प्रभावकारी लाभ नहीं मिल पाएगा। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने ग्रामीण विकास में पंचायती राज के महत्व को स्वीकार करते हुए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज को सुदृढ़ करने का आह्वान किया था, लेकिन तत्कालीन संवैधानिक और सामाजिक ढांचे के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाएं सफलतापूर्वक काम नहीं कर सकती हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज संस्थाओं के
विकास हेतु 73वां संविधान संशोधन भारत के विकास के लिए अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम को संसद ने 1993 में पारित किया। यह अधिनियम इन संस्थाओं के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और इसी अधिनियम के अंतर्गत ही सभी संस्थाओं का चुनावी कार्यक्रम और 5 वर्ष का आगामी कार्यक्रम पूरा तो तैयार एवं पूरा किया जाता है, जिसकी निगरानी भी रखी जाती है। धन्यवाद।